हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। ये वीडियो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अब जिस किसी ने भी फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो नहीं देखी हो, पहले उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस वीडियो में फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन बताया गया है। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प ज़रूर करेगी। ये वीडियो दोनों ही माध्यम, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों ही माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि द कठोपनिषद कैप्चर्स कॉन्वर्जेशन बिटवीन यंग बॉय नेम्ड नचिकेता एंड अ गॉड। तो वो कौन से गॉड थे जो नचिकेता से जिन्होंने बात करी थी? तो देखो, वो थे तो लॉर्ड यम यम थे, और इनके बीच जो वार्तालाप हुई थी वो बहुत ही जो है वो सोल के बारे में है ना, और बहुत ही फिलोसफिकल बात थी। तो अब उपनिषद हैं क्या? देखो, उपनिषद जो हैं हमारे सनातन धर्म में, इनको वेदांत से जोड़ा गया है कि वेदांत से जुड़े हुए हैं। और उपनिषद जो हैं वो 108 उपनिषद हैं, उनमें से ही कठोपनिषद एक उपनिषद है। और इसमें कठोपनिषद में कठोपनिषद में ही जिक्र आता है, कथा आती है कि जो भगवान नचिकेता थे, नचिकेता जी जो थे, इनकी वार्तालाप हुई थी ज्ञान को लेकर किन से? यम भगवान से, यम भगवान से। ठीक है। और नचिकेता किन के बेटे थे? वज्रश्रवासा, वज्रश्रवासा। तो ये है। नाउ टॉकिंग अबाउट उपनिषद्स, और भी कुछ उपनिषद हैं जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मुंडक उपनिषद से ही हमने सत्यमेव जयते शब्द लिया है, सत्यमेव जयते। और मुंडक उपनिषद में ही एक डायलॉग है, जैसे यहाँ पर उसने पूछ लिया कि कठोपनिषद में डायलॉग हुआ नचिकेता और भगवान का, तो मुंडक उपनिषद में किन किन के बीच हुआ वार्तालाप? तो एक तो थे शौनक ऋषि, शौनक ऋषि, ठीक है, और एक थे अंगिरस ऋषि। तो इन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ था। ठीक है। तो मुंडक उपनिषद जो है वो हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज। इट टेल्स अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज। एक और इंपॉर्टेंट उपनिषद है जो कि है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, इसमें से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? देखो, ये शॉर्टेस्ट उपनिषद है, ये शॉर्टेस्ट उपनिषद है, और ये अथर्व वेद को बिलोंग करता है, अथर्व वेद। ठीक है। और इसके अंदर 12 शॉर्ट वर्सेस हैं, 12 शॉर्ट वर्सेस। और एक आता है छांदोग्य उपनिषद। अब सबसे छोटा ये है अगर मांडुक्य उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। दीज आर द क्वेश्चंस जो और पूछे जा सकते हैं उपनिषद को लेके, तो इनको दिमाग में। अब देखिए, सवाल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये मेटल एक्चुअली इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हम ओपन एयर में ऑक्सीजन के साथ ही बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो इस मेटल का नाम है सोडियम। सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन के साथ तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता ही है, साथ में ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इट कैन बी कट विद अ नाइफ। इसको आप एक चाकू से कट कर सकते हो। ठीक। तो सोडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने इसको डिस्कवर किया था। और इसका और यूज़ क्या है? एक तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल्स के लिए भी यूज़ होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल्स। तो कहीं भी अगर देखिए कि भाई किसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, दैट इज़ द सोडियम, बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है। नाउ कम्स कॉपर।
अगर कॉपर के बारे में पूछ लगे कि यार कॉपर का क्या यूज़ है, तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत यूज़ होता है, तार वगैरह में बहुत यूज़ होता है, फ्यूज़ में बहुत यूज़ होता है। तो क्योंकि क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 29। इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 11। इसका है 29। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस में भी, ट्रांसमिशन लाइंस में, प्लग्स में, इलेक्ट्रोड्स में, इन सब में यूज़ करते हैं। और कॉपर के दो बहुत इंपॉर्टेंट अलॉयज़ भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि कॉपर और जिंक जो होता है वो ब्रास देता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्रास जो होता है वो जिंक का होता है, और कॉपर और टिन होता है वो क्या देता है, ब्रॉन्ज। भाई टिन वाला क्या देता है, ब्रॉन्ज, और जिंक वाला क्या देता है, ब्रास, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट गोल्ड, गोल्ड, अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 79। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 78। ये दोनों ही दोनों बहुत ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं, ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब गोल्ड भी जो है वो भी कॉपर की ही तरह इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप पूछोगे यार हम गोल्ड क्यों यूज़ नहीं करते, तो यार इतना ज़्यादा महंगा गोल्ड है, गोल्ड कैन नॉट बी यूज्ड। कॉपर इतना सस्ता है गोल्ड के मुकाबले, तो इसलिए हम लोग कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना है ये भी बहुत अच्छा। और ये बहुत डक्टाइल भी है। डक्टाइल का मतलब है यार उसको मतलब बहुत थिन वायर में उसको हम लोग कर सकते हैं, जो मेटल है उसको थिन वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है कि हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को बहुत ईजीली, ठीक है। अब देखो प्लैटिनम जिसका एटॉमिक नंबर 78 है, तो ये भी रिएक्टिव मेटल होता है, और इसका जो है ये कोरोजन से काफ़ी प्रिवेंट करता है, ये कोरोजन से। सो दिस वाज ऑल इट वाज अबाउट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इस रीजनिंग वाले सवाल में वो पूछ रहा है कि ये जो फिगर है ये वाली, ये किस में एम्बेडेड है। तो यार बड़ा ऑब्वियस सा हमें दिख रहा है कि इसमें तो नहीं है, यहाँ से देखो स्पेस खुली हुई है, ए नहीं है, बी में है। इसमें देखो बहुत छोटा सा हो रखा है, ये मोटा हो रखा है, ये वाला नहीं है। और इसमें यहाँ पर ये वाला इस तरह से ये वाला पोर्शन, तो ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि दो पाइप जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, और वो सिस्टर्न को जो है, एक तो जो मान लो ए है, एक बी है, एक 3 घंटे में भर रहा है, एक 4 घंटे में भर रहा है, और एक थर्ड पाइप है जो उसे एम्प्टी कर सकता है 8 घंटे में। तो मैं 24 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। जब तीनों को ओपन कब करा गया, जब सिस्टर्न 1/12 फुल था, मतलब जब 2 भर गया था इसमें। भाई 1/12 24 का क्या होगा, 1/12 ऑफ 24 क्या होगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट तो भरा हुआ था, अब बचा कितना, 24 में से अगर 2 यूनिट, तो 22 यूनिट मतलब बचा हुआ था। तो अगर 22 यूनिट बचा हुआ था, उसके बाद हमने तीनों पाइप खोले, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 11। तो 11 यूनिट 1 घंटे में भरेगा, तो 2 घंटे में 22 यूनिट भर देगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 घंटे, 2 घंटे। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज। देखो ये फॉर्मूला याद रखना कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, ठीक है। तो कहीं भी तुम्हें फोकल लेंथ दे रखी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो, तो 2f कर देना। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो और फोकल लेंथ निकालनी है, तो उसका बाई टू r/2 कर देना, ठीक है। तो ऐसे इसी केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो 20/2, आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, 22 किलो का है और 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हाफ mv², ठीक है। अब हाफ तो ऐसे रहेगा, m फॉर मास, मास कितना दे रखा है 22 किलो, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 25, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 25, क्या आ जाएगा 275, है ना। तो 275 जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल जो है वो यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि अगर आप
मिरर में देखो और आप ये देखो कि आपका रिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉलर है, तो वो किस टाइप का मिरर होगा? डेफिनेटली स्मॉलर में ना, जब भी स्मॉलर इमेज बनेगी तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इस्तेमाल जो है गाड़ी के शीशे में करते हैं टू व्यू द रियर ऑब्जेक्ट्स, जो पीछे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं उनके लिए करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है उसकी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, तुम्हारा जो इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी इमेज बनेगी बहुत। ये कॉन्वेक्स मिरर की खास बात है, ठीक है, और इसीलिए उसको हम लोग गाड़ी के शीशे में यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो उसका साइज़ की अगर मैं बात करूं, कि अगर मैं इमेज के साइज़ की बात करूं तो वो छोटा भी हो सकता है, वो बराबर भी हो सकता है, और वो बड़ा भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, कुछ कन्फर्म नहीं है। तो कॉनकेव मिरर का जो यूज़ है, इसका हम लोग एज शेविंग शेविंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको, इसका डेंटिस्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं काफ़ी, और इसका सोलर कुकर में यूज़ होता है, ठीक है, इन सब जगह इसका यूज़ काफ़ी होता है। और प्लेन मिरर तो हमारा प्लेन मिरर है ही, जो हम डेली का इसमें हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेनो कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो एक माइक्रोस्कोप में जैसे यूज़ होता है, तो इसका एक सरफेस जो होता है मिरर का वो कॉनकेव होता है, और एक सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, तो ये होता है प्लेनो कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा यार, जो हमेशा ये मिरर क्या करेगा, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाएगा, ठीक। अब देखो इसमें बोल रहा है कि टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह के तो सर्कल हैं और एक दूसरे से इंक्लाइंड है ये 75 डिग्री पर। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई ये वाला एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 75, ठीक है। क्योंकि एंगल से ना क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम क्या होता है, मतलब अगर ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये 360 डिग्री होगा। अब दो एंगल्स तो 90 90 के हो गए, और एंगल ओ हमें दे रखा है कितना, एंगल ओ हमें निकालना है और एंगल बी हमें दे रखा है 75, तो ये 360 हो जाएगा। तो एंगल ओ प्लस 75 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 105 डिग्री, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो जब हम इसमें से ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक सिंबल रो, और यही जो सिंबल रो होता है ये डिनोट करता है उसकी रेजिस्टिविटी को, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन सब के है। रेजिस्टिविटी ये आई गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी के हो रहा है। लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। और उतना कम क्या होगा करंट फ्लो होगा कहीं से भी। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि देर आर सैम्पलिंग्स ऑफ 361 मैंगो ट्री एंड नीम ट्री इन द गार्डन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगो ट्री टू नीम ट्री सैपलिंग्स इज इतना 8:11। तो देखो यार, नीम ट्री के सैम्पलिंग्स तुम्हें बताने हैं कितने हैं, तो ये टोटल रेशियो में कितना आ गया 8:11 है वैसे तो, मैंगो ट्री और नीम ट्री का, है ना। और टोटल जो है 361 है, तो रेशो में कितना हो गया 19 हो गया, तो 19 361 के बराबर हो गया, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा क्या लगेगा 19 लगेगा। तो नीम ट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 19 इंटू 11 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा 209, और ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। अब देखो ये वो बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये परफेक्टली विभाजित हो रही है x-5 से। तो कोई भी इक्वेशन किसी से परफेक्टली डिविजिबल है तो मतलब वो उसका फैक्टर है, तो मतलब x-5 जो होगा वो 0 होगा, तो उससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी 5, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख के जो है a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की 5 रख लो,
25 3 या 75 है ना, प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 79 प्लस 5a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 15.8, और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें इसकी हमें वाटर इमेज बतानी है इस वाले की। तो इसमें आप ये वाला अगर एरो देखो, ये इस तरह से बन रहा है, तो डेफिनेटली इसकी वाटर इमेज में ये वाला इस तरीके का बन रहा होगा, और इस तरीके का हमारे पास सिर्फ सी में ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग सी मार्क कर देंगे, तो सी विल बी अवर आंसर। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। इसको कौन सिक्रीट करता है, कौन सा ग्लैंड करता है, तो थायराइड ग्लैंड करता है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बिहाइंड द नेक होता है, इन फ्रंट ऑफ नेक होता है, नेक के फ्रंट में होता है, ठीक है, गले में, गले की तरफ थोड़ा, तो वहाँ थायराइड ग्लैंड होता है। तो ये थायरॉक्सिन रिलीज करे, उसके लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, आयोडीन की। और अगर ये प्रॉपरली रिलीज नहीं होता तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है गोइटर, गोइटर। तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो क्या मेंटेन करते हैं, एक तो बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, कि मतलब किस तरह से बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है, ठीक है, और ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ये सब रेगुलेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब देखो एक उसने चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें जो ब्लू वाला हमारा एरिया है, जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक्स, ठीक है, और जो भी ऑरेंज वाला एरिया है वो ऑल व्हीकल्स, वो टोटल व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पूछ रहा है कि जनवरी से अप्रैल 17 में रजिस्ट्रेशन, इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल अदर देन बाइक्स। तो भाई टोटल का 20, अगर हमने जनवरी का देखूं और अप्रैल का देखूं, तो जनवरी में जो है टोटल कितने थे, 27 थे, और बाइक्स के कितने थे, 21 थे। तो वो अदर देन बाइक पूछ रहा है, तो अदर देन बाइक तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। और अप्रैल में टोटल कितना था, 35, और बाइक्स का कितना था, 20, तो अदर देन बाइक्स कितना आ जाएगा, 15। तो इनके बीच का गैप कितना हो गया, क्योंकि वो यही बोल रहा है ना इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन, तो ये आ गया 9, तो यही 9000 आ जाएगा आंसर, 9000। ठीक है, परसेंटेज अगर पूछ लेता तो हम 9/6 कर लेते, ठीक है, तो 150% आ जाता। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इट्स सिस्टम। तो फ्रांस पहला ऐसा देश था जो जीएसटी लेकर आया था, और कब लेकर आया था, 1954 में, 1954 में जीएसटी लेकर आए थे। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में जीएसटी की अगर बात करें, तो जीएसटी प्रपोज किसने किया था, केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, इन्होंने जो है प्रपोज करा था जीएसटी को पहली बार। और जीएसटी जो है अनाउंस कब हुआ था, अनाउंस कब हुआ था, एक बजट स्पीच में अनाउंस हुआ था, ठीक है, सबसे पहले जीएसटी इंडिया में फरवरी 2006 में, फरवरी 2006 में। तो इंडिया में एक बिल लाया गया था जीएसटी के रिगार्डिंग, तो जीएसटी अमेंडमेंट बिल लाया गया था, और ये बिल नंबर क्या था, 102nd, 122वां जीएसटी अमेंडमेंट बिल आया था 2014 में, ठीक है। और जीएसटी जो एक्ट बना था वो बना था 2016 में, तो 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट बन गया था, यहाँ पर तो बिल लाया गया था। तो बिल तो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के जब साइन होते हैं उनके बाद ही तो एक्ट बनता है। तो ये जो एक्ट बना था ये 101वां एक्ट था, 101st अमेंडमेंट एक्ट था, 2016 में हुआ था, और ये जीएसटी से रिलेटेड था, कि जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस हो गया था। और जीएसटी इंडिया में लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। और क्या क्या स्लैब्स रखी गई इसकी, एक तो 5%, 12%, 18% और 28%। सो प्लीज़ रिमेंबर इट। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ इतना, और 35 गर्ल्स की इतनी है, तो कंबाइंड मीन हाइट 60 स्टूडेंट्स की कितनी होगी। तो इसमें इट्स नॉट कंपलसरी कि आप 25 ही लो,
देखो यहाँ पर जैसे 25 बॉयज़ की उसने दे रखी है 150 और 35 गर्ल्स की दे रखी है 145। तो आप अगर नॉर्मली इसका एवरेज या मीन निकालते तो आप कैसे निकालते, ऐसे निकालते 145 डिवाइड बाई 60। बट ये तरीका गलत है। ठीक है, आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, आपका यहाँ 5 लड़के आ जाएंगे, ठीक है, 7 गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 5 लड़कों का एवरेज हाइट हो गई मीन हाइट हो गई 150 और 7 लड़कियों की हो गई 145। तो इसको 5 इंटू 150 प्लस 7 इंटू 145 डिवाइड बाई इन दोनों का सम कर दो, तो भी ये वही रिजल्ट देगा जो ये देता। बस इसमें ये हुआ कि हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई। तो ये क्या दे देगा, 750 1015 डिवाइड बाई 12। तो ये आ गया 1765 डिवाइड बाई 12 और ये दे देगा 147 पॉइंट कुछ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 147। 147। अब देखिए इसमें वो बोल रहा है कि अगर 21 लीटर मिक्सचर है और उसमें 2/3 जो है वो दूध है, तो इसका मतलब 14 जो है वो मिल्क है और 7 क्या है, वाटर है। इसमें अगर हमने 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 4 लीटर वाटर अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरा वाटर कितना हो गया, 11 लीटर। और मेरा टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 25 लीटर। अब परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज बता, तो बता दो। तो 44% क्या हो गया मेरा, वाटर हो गया। अब वो पूछ रहा है मिल्क, तो मिल्क अगर 44% वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 56%। तो आंसर ये आ गया, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। अगर वो पूछता परसेंटेज ऑफ वाटर तो मेरा आंसर ये होता। वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि इसकी मुझे बताओ वाटर इमेज क्या बनेगी। तो ये मेरा इस टाइप से है और मुझे इसकी वाटर इमेज अगर चाहिए तो ये देखो, ये इस तरह से दिया हुआ है उसने ये एरो, तो डेफिनेटली वाटर इमेज में यहाँ पर बनेगा और इस तरह से बनेगा और इस तरह से, या तो ए है या सी है। तो ये तो ऑप्शन से कैंसिल हो गए, सॉरी ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें जो है, इस पेंसिल पर नज़र मारो, पेंसिल में इस वाले में तो यहाँ पर ये बन रहा है इसलिए ये नहीं होगा, देन यहाँ पे आगे की तरफ नहीं बन रहा है इसलिए ये हट गया। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, सी बचा, तो सी आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन से एजम्पशन जो होंगे वो वैलिड हो सकते हैं। कि एक बस की कंपनी है, बेस्ड उसने जो है डिसाइड किया है कि अपना फेयर जो है वो 10% से बढ़ाएंगे। अब अजम्पशन वो ये कह रहा है कि हो सकता है पैसेंजर जो है वो दूसरे बसेस में ट्रैवल करना शुरू कर दें। तो अब ये जो वर्ड है ना, मे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यार ये तो हो सकता है ना, हो सकता है, होने को तो हो सकता है कि ये जो है वो कर दें, तो ये तो ठीक है बात। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसेंजर जो है वो उसी बस में करें भाई फेयर बढ़ने के बावजूद, तो ये भी मे है, मे रिमेन अनचेंज्ड। तो दोनों बातें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो 1 and 2 बोथ आ जाएगा इम्प्लिसिट, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में वो पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है उसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे। देखो इसको वैसे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करा जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप भूल ही जाओ, डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो होगा ही नहीं। अब ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है, एक बार ये देखो कैसे पता करेंगे। इसका फॉर्मूला रट लो आप, एक फॉर्मूला इसका होता है कि C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर आपको सेल्सियस, ये सेल्सियस है, C फॉर सेल्सियस, F फॉर फ़ारेनहाइट एंड K फॉर केल्विन। तो अगर सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या सेल्सियस से केल्विन में, या केल्विन से सेल्सियस में। अब वो सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहा है, तो मैं इसमें लूंगा कि C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100। 100 से 100 काट दो तो सेल्सियस क्या हो गया, केल्विन -273। ठीक है, तो आपको जो है फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन निकालना है। मतलब मान लो अगर आपको केल्विन निकालना होगा तो C + 273 होगा।
ठीक है, तो अगर जैसे ये 0 डिग्री दे रखा है सेल्सियस मेरे को, तो मेरा केल्विन कितना हो जाएगा, 0 + 273, मतलब मेरे को केल्विन निकालने के लिए 273 जो है वो जोड़ना पड़ेगा टेम्परेचर में। ठीक है, अगर 100 दे रखा है सेल्सियस तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 373। नाउ अब फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। मान लो वो फ़ारेनहाइट पूछ लेता है, वो जैसे ये कहता है कि मान लो हमारा देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इसी को अगर मैं फ़ारेनहाइट में चाहूँ, कहे मेरे को बता भाई फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप अब फिर इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो कि C-0/100 = F-32/180। अब उसने इसको कैलकुलेट अगर करना हो तो इसको, ये 9 आ जाएगा। तो ये रिड्यूस हो गया फॉर्मूला, कैसे, C/5 = F-32/9। अब उसने सी दे रखा है 37, तो 37 × 9 = 5F-160। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, 333 + 160 = 5F। ये आ गया 493/5, तो ये क्या आ गया, 5 9 45, 5 8 45, 6 30, तो फ़ारेनहाइट में आ गया। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर वो पूछता किस में, सेंटीग्रेड में, तो ये होता है या तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चंस मिल सकते हैं आगे भी। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ए बी सी एलिमेंट्स जो थे वो अगर डॉबर्नियर ट्रायड थे, और अगर ए का अटोमिक मास 7 है और सी का अटोमिक मास 39 है, तो बी का अटोमिक मास क्या होगा। अब देखो डॉबर्नियर ने क्या कहा था, डॉबर्नियर ने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग अटोमिक मास के हिसाब से, ठीक है, तो जो ए और सी जो होगा, अगर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं और इनके हम अटोमिक मास के हिसाब से इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग अटोमिक मास के हिसाब से, तो जो बी का अटोमिक मास होगा वो ए और सी का एवरेज होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर उसने हमें ए का अटोमिक मास 7 दे रखा है, सी का 39 दे रखा है, तो जो बी का अटोमिक मास होगा वो इनका एवरेज आएगा। तो कितना आ गया, 23। आई डोंट थिंक ये करेक्ट आंसर है, ये होना चाहिए 23 शुड बी द करेक्ट आंसर। और इसके जो थे ये टोटल इसने 5 ट्रायड्स फॉलो किए थे, इस लॉ ने 5 ट्रायड्स जो थे वो फॉलो किए थे, और इसीलिए ये आगे चल नहीं पाया था। ठीक है, इसीलिए आगे फिट, मतलब आगे के और एलिमेंट्स जो हैं फिट नहीं हो पाए थे, 5 ट्रायड हुए थे बस इसके फिट। ठीक है, अब देखिए सवाल में पूछ रहा है कि 2016 ओलंपिक्स जो थे वो कहाँ हुए थे, तो रियो में हुए थे। अभी जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में कुछ पुराने या नए ओलंपिक्स के बारे में भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल 2022 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे टोक्यो में, टोक्यो में। और अब 2024 के कहाँ पर होंगे, ये होंगे पेरिस में। एंड 2028 के इन लॉस एंजलिस, एंड 2032 के कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन इन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन। ठीक है, तो और 2022 के विंटर ओलंपिक्स, इफ़ वी टॉक अबाउट विंटर ओलंपिक्स, तो ये कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे बीजिंग में। और जीतने वाली कंट्री कौन सी थी, इट वाज नॉर्वे। नॉर्वे वन दीज ओलंपिक्स। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स, ओलंपिक्स की शुरुआत कहाँ कब हुई थी, 1894 में, 1894 में। और कहाँ शुरुआत हुई थी, अगर कोई पूछे कि भाई शुरुआत हुई कहाँ पर थी, तो इनकी शुरुआत हुई थी ग्रीस में, एथेंस में, ग्रीस। और इसके फाउंडर किनको बोला जाता है, पियरी डे कोबर्टिन को, इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ ओलंपिक्स। नाउ जो 2024 के ओलंपिक्स हैं, या फिर जो 2022 के थे, पहले उनको देख लो कि जो 2022 के ओलंपिक्स थे इनका मोटो क्या था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और जो अब 2024 के आ रहे हैं इनका मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, पेरिस ओलंपिक्स का।
अब देखो पेरिस ओलंपिक्स में 4 नए गेम्स भी इंट्रोड्यूस होने वाले, 4 न्यू गेम्स। तो कौन से हैं वो 4 गेम्स, इस पर सवाल आ सकता है। स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ठीक है, ब्रेकिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये सारे इंट्रोड्यूस होंगे 2024 में, ठीक है। और एक ऐसा गेम है जो रिमूव भी हो रहा है, वो कौन सा गेम है, वो है कराटे। कराटे जो है वो हटा दिया जाएगा। और इसने डेब्यू कब किया था, कराटे आया कब था, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। तो टोक्यो ओलंपिक्स में आया था। और पेरिस जो है वो लंदन के बाद दूसरा ऐसा शहर बन गया है जिसने 3 बार ओलंपिक्स होस्ट करे हैं। तो पेरिस ने और कब कब करे हैं, 1900 में, 1924 में, एंड देन आफ्टर 100 ईयर्स इन 2024। और लंदन ने कब कब करे थे, पूछने लगे कि लंदन ने कौन कौन से ईयर में करे थे, तो 1908, 1948 और 2012। तो लंदन और पहले पेरिस ये दो ऐसे शहर हैं जिन्होंने 3 बार जो है ओलंपिक्स होस्ट करे हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि 2026 के जो ओलंपिक्स हैं उनमें एक नया गेम इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है स्काई माउंटेनियरिंग। स्काई माउंटेनियरिंग, ओके। अब देखिए, अगर कारपेंटर जो है उसका औजार क्या है भाई, हैमर है। तो इसी तरह अब देखो, कंप्यूटर राइटर, कंप्यूटर कोई औजार नहीं हुआ। एक अब यहाँ पर जो है उल्टा दे रखा है, लॉगर यहाँ होता है, एक्स यहाँ होता, तो हम सोचते भी, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ दे रखा है कि बिल्डर और उसका औजार उसने पहले दे दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ सही है, प्लम्बर और उसका औजार, है ना, पाना, रेंच, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, इस सवाल में बोल रहे हैं कि ये फिगर जो है इनमें से कौन से में एम्बेडेड है। तो यार हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। और इसमें भी नहीं है। अब इसमें अगर देखोगे तो ना, इसमें भी नहीं है, इसी में दिखाई दे रही है यार मुझे। देखो यहाँ पे साफ साफ बन रही है ना, ये बन रही, ये बन रही। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा। अब देखो, व्यास सम्मान 2017 में पूछा गया है, 2018 में एग्जाम हुआ था। अब जो है व्यास सम्मान के बारे में पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट अभी लेटेस्ट में किनको मिला था। तो व्यास सम्मान 2023 में किनको मिला था ये पूछ सकता है। तो ये पुष्पा भारती नाम से एक हैं लेखक, उनको मिला था। और इनकी बुक का नाम है यादें, यादें और यादें, ठीक है। और व्यास सम्मान के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्यास सम्मान जो है वो हिंदी भाषा के लिए ही दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है वो हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। और कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। और ये पहली बार स्टार्ट कब हुआ था, 1991 में। और सबसे पहले किनको मिला था, रामविलास शर्मा को, रामविलास शर्मा को, ठीक है। अब पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन जिनको ये मिला था, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव व्यास सम्मान, ये कौन थी, ये थी चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल। अब देखो, जैसे ये व्यास सम्मान है, ठीक उसी तरह और भी सम्मान है, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे व्यास सम्मान तो खाली हिंदी भाषा के लिए दिया जाता था, ये 22 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, 22 लैंग्वेजेस। और लैंग्वेजेस कहाँ पर, हमारे 8th शेड्यूल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके लिए दिया जाता है। कब दिया गया था पहली बार, 1961 में। और इंस्टीट्यूट करा गया था और दिया गया था 1965 में, मतलब इसको स्थापित 1961 में किया गया था, लेकिन पहली बार 1965 में ये अवार्ड दिया गया था। और किनको दिया गया था, जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप। कौन सी भाषा के लिए, मलयालम के लिए, मलयालम। और पहली महिला जिनको ये दिया गया था, फर्स्ट वुमन कौन थी, वो थी आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। और हिंदी के लिए सबसे पहले जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो किनको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को,
सुमित्रा नंदन पंत। अब जब इतना डिस्कस करा है तो ये भी देख लो कि 2023 में किन लोगों को मिला, तो दो लोगों को मिला 2023 में ये। एक तो ये मिला गुलजार को, लेखक को, किसके लिए, उर्दू भाषा के लिए, ठीक है। और लिरिसिस्ट भी हैं ये, काफ़ी फिल्म्स के गाने वगैरह भी लिखते हैं। और एक मिला स्वामी रामभद्राचार्य जी को, स्वामी रामभद्राचार्य जी को। इनको 22 लैंग्वेजेस आती हैं और ये काफ़ी बड़े संत हैं और इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो इनको मिला संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए। नाउ एक और सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन देती है, वो है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो ये भी 22 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, लेकिन इसकी खास बात ये पोएट्री के लिए दिया जाता है, पोएट्री के लिए दिया जाता है। तो ये पहला किनको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को। और अभी 2023 में किनको मिला ये मिला प्रभा देवी को, प्रभा देवी। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नहीं है। तो जो नंबर इरेशनल होता है उसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वही इरेशनल नंबर होता है। तो ये वही पूछ रहा है कि इसको नहीं कर सकते। तो इसको तो कर सकते हैं कि भाई ये 4 का क्यूब रूट है, इसको हम कर सकते हैं 8 का स्क्वायर रूट है, इसको कर सकते हैं, ये 2 का क्यूब रूट है। इसको नहीं कर सकते, देखो ये 2√2 आएगा और ये 2 × 1.414 और ये चलता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, √8। अब देखिए इस सवाल में वो हमसे कह रहा है अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7.5 सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years. If it was invested for 5 years, the interest earned would have been 375 more. What was the initial sum invested? तो यहाँ पर हमें वो क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट पहले 4 साल के लिए था, फिर 5 साल के लिए हो गया। मतलब डिफरेंस क्या हो गया भाई, 7.5 इंटू 5 - 4, तो 7.5%। तो ये जो 7.5% है इसकी वैल्यू हो गई 375, है ना। तो इसी से हम लोग फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो अगर 7.5% ये है, ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया, 5000, ठीक है। 5000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल में वो जैसे कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड शेयरिंग द वर्टेक्स आर इतना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी। देखो हमें पता है कि वैसे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हो, नॉर्मल तरीका जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन इसमें थोड़ा अलग दे रखा है। इसमें वो कह रहा है कि 3 फेसेस, तो अगर 3 फेसेस का उन्होंने एरिया दिया हुआ होता है तो हमारे पास वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया और थर्ड एरिया, इनका अंडर रूट होता है। तो अगर आपको उसमें पहला एरिया ए मान लो, तो पहला ए जो है वो एरिया है, नो दिस डिनोट्स द एरिया, दिस डिनोट्स द एरिया, दिस डिनोट्स द थर्ड एरिया। ये एरिया किस चीज़ के हैं, एरिया ऑफ फेस। एक फेस का एरिया 20 है, दूसरे फेस का एरिया 32 है, तीसरे फेस का एरिया 40 है। तो अंडर रूट 20 इंटू 32 इंटू 40, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, अब इसको भी 20 ले लो, 20 इंटू 2 तो 20 बाहर निकल गया। अब मेरे पास क्या रहेगा, 2 इंटू 32 64 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो 8 बाहर निकल गया, तो क्या आंसर आ गया 160। तो मेरी वॉल्यूम क्या आ गई 160 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप। और ये एरिया किस चीज़ की होते हैं, एरिया ऑफ फेसेस, ठीक है। अब देखो ये रीजनिंग का दिया हुआ है तो सिंपल है यार, BGL DIN, उसके बाद क्या लिखूँ जो HMR है, तो BCDEFGHIJKLMNOP, तो FKP आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मतलब पहली वाली शिफ्ट में जो उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस यूज होती है, तो तब इसका अपोजिट पूछा था। अब इन्होंने सिंपल घुमा के पूछ लिया है, तो है वही शिफ्ट्स में बस अलग अलग पूछ लिया है।
देखो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसमें साफ तो पे दिख ही रहा है क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कॉस्टिक सोडा होता है उसमें क्लोरीन गैस पास करा देते हैं, तभी हमारा CaOCl2 बनता है। कॉस्टिक सोडा इज एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही जब वाटरी फॉर्म में होता है, जब इसको वाटर में हम लोग कराते हैं तो यही जो है लाइम वाटर बन जाता है। यही क्या बन जाता है? लाइम वाटर, ठीक है। और इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। एक दो बातें और याद रख लो, मैंने उसमें भी बताया था पुरानी वाली शिफ्ट में कि क्विक लाइम को क्या क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और अब ये वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा क्या होता है? ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें अंतर समझ लेना, कई बार वो डायरेक्ट ये नाम यूज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब कौन सा जो है वो काटा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो जो है आपस में डिविजिबल हो नहीं सकते। तो 105/112 ये किससे कट सकता है? 7 से देख लो, है ना। 15/16 तो रिड्यूस हो गया, तो यही मेरा आंसर है। अब देखो इस सवाल में, अगर A³ + B³ + C³ हमें निकालने को वो बोल रहा है, और A+B+C 0 बोल रहा है, तो अगर A+B+C 0 होता है तो ये आइडेंटिटी होती है कि A³ + B³ + C³ जो होता है वो 3ABC होता है। ये बात ध्यान रखना। या तुम ये भी कह सकते हो कि अगर A³ + B³ + C³ अगर 3ABC है तो A+B+C 0 होगा, और या फिर A = B = C होगा। ये कब होगा? जब A ≠ B ≠ C होगा। तो वो यही बोल रहा है कि अगर A+B+C 0 है तो A³ + B³ + C³ क्या होगा? तो ये 3ABC होगा। अब उसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ गया? 9A² B², ठीक। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें वो ये पूछ रहा है कि भाई साहब ये क्या होगा अगर ये है तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और मैं यहाँ पर भी 1 + कोट स्क्वायर थीटा लूँगा तो 1 1 कट जाएगा, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा + कोट की पावर 4 थीटा। अब इसकी वैल्यू तुम्हें दे ही रखी है 3, तो ये भी 3, तो तुम्हारा ये भी अल्टीमेटली क्या आ गया? 3 आ गया, तो 3 आंसर है। तो इस तरह से अगर तुम्हें ये दे रखा है, इस तरह से अगर तुम्हें tan भी दे देना कि tan की पावर 4 थीटा + tan की पावर 2 थीटा अगर k है, तो वो कहेगा बताओ sec की पावर 4 थीटा - sec की पावर 2 थीटा क्या आएगी? तो वो भी k ही आएगी, इसको याद रखना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। अब देखो ये सिंपल सा सवाल है, इसमें बोल रहा है -1/4 × -45। देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 96 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर ये है तो ये नेट जो देगा माइनस देगा, ठीक है। माइनस का कितना दे देगा? 3 दे देगा, तो ये -1/4 इंटू क्या हो जाएगा? माइनस का 48। अब ये प्लस में देगा तो प्लस का 12 आ जाएगा आंसर। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो मैं हम गिन लेते हैं कि भाई 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ तक कितने हो गए? 11, इस फेज में 11 हो गए। देन 12 13 और ये कितना हो गया? 14। तो मैक्सिमम 14 ही है भाई, ठीक है। 14। अब देखो इस सवाल में वो पूछ रहा है कि 750 रुपये इन्वेस्ट करे 3 महीने के लिए और उन्होंने इंटरेस्ट इतना दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या था? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया? 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, तो 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 15। अब ये आपको आंसर दे देगा, ये आपको रेट दे देगा कितना है? 48, 5 9 ज़ा 45,
तो 9.6% ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए इस सवाल में पूछ रहा है कि 2017 का हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो किन्होंने जीता था। तो ये जावेद अख्तर साहब ने जीता था। देखो हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये हृदयनाथ मंगेशकर कौन थे, तो ये जो थे ये लता मंगेशकर के, ठीक है, और आशा भोसले के, ठीक है, इन दोनों के ही बड़े भैया थे, इनके भाई थे, इनके ब्रदर थे, और ये म्यूज़िक डायरेक्टर थे। इनको म्यूज़िक इंडस्ट्री में बाला साहिब के नाम से ये क्या थे, फेमस थे, ठीक है। तो ये अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, 2011 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ, और इसमें कैश प्राइज़ 1 लाख रुपए का दिया जाता है। और इसके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थी, लता मंगेशकर थी, और इसकी सेकंड रेसिपिएंट कौन थी, आशा भोसले थी। और 2018 में ये जो है खय्यम नाम के एक म्यूजिशियन को दिया गया था, खय्यम, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। अब एक तो ये अवार्ड हो गया, एक हो गया दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये पहली बार दिया गया था 2022 में, और ये किनको दिया गया था पहला अवार्ड, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को। और अभी रिसेंटली ये अवार्ड जो है किन्हें दिया गया है, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन। अब देखो इस सवाल में हमसे बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 किलो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इन वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो हमें फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जिसमें कि v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है जो बाद में हुई, और u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, पहले की वेलोसिटी होती है, और a होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t होता है टाइम टेकन। जब आपने कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करी, ठीक है, तो उस पर जो ग्रेविटी लग रही है वो तो नीचे की तरफ लग रही है ना। तो हम इस एक्सेलरेशन को माइनस जी बोलेंगे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है माइनस जी, मेरी 10 दे रखी है और टाइम मेरा है 2, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी आ रही है 20 माइनस 20 मतलब 0। मतलब ये हुआ कि जब मैंने उस बॉल को थ्रो करा तो मेरी बॉल जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई जहां पर वो पहुंच सकती थी। और मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, दैट इज 0 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जूल्स हो जाएगी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि 3/5 ऑफ माई करंट एज, अपनी एज को मैं ए मान रहा हूँ, इससे मैं 3/6 ऑफ माई वन ऑफ माई कज़न, कज़न की एज को मैं बी मान रहा हूँ। तो 3/5 ऑफ माई करंट एज इज इक्वल टू 5/6 ऑफ द एज ऑफ माई कज़न। तो अगर मैं ए अपॉन बी निकालूंगा तो वो 25/18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है माई एज 10 ईयर्स अगो, मतलब मेरी एज 10 ईयर्स अगो विल बी कजन्स एज 4 ईयर्स हैंस। तो इनके बीच का गैप कितना हो गया, 14। अब यहाँ से रेशो में बात कर लो, रेशो में क्या हो जाएगा, 7k की वैल्यू 14 हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आ जाएगा। अब मुझे अपनी एज निकालनी है, मतलब ए की एज, तो ए की एज क्या थी 25 के, तो 25 इंटू 2 वो क्या आ जाएगा 50, और 50 क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर क्या आ गया 50। अब देखो यार इस सवाल में बोल रहा है ACTEGGIN के, तो AEI के बाद क्या आएगा, O आएगा, और O वाला ऑप्शन क्या है मेरे पास, ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। क्विकली मार्क करना है एकदम। अब देखो यार इस सवाल में बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ 4 किलो इज लाइंग एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इट गेन्स स्पीड। तो मतलब उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। जो हम वर्क बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे, एनर्जी इज ऑल्सो वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, हाफ इंटू मास इज 4 kg, एंड दिस इज 5 इंटू 5, है ना, ये 25 टू से क्या आ जाएगा 50। तो 50 जूल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड योगा गुरु बाबा रामदेव एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। योगा और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य सरकार ने बनाया, तो ये बनाया हरियाणा की राज्य सरकार ने, हरियाणा की राज्य सरकार। अब देखो बाबा रामदेव का जो है एक कंपनी है काफ़ी फेमस, वो है पतंजलि, जिसके ऊपर आजकल कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है।
अब हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हरियाणा जो है ये फेमस है अपने स्पोर्ट्स को लेके कि यहाँ से बहुत सारे स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ का स्टेट ट्री क्या है? तो वो है पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। और स्टेट एनिमल क्या है? दैट इज ब्लैक बक। और यही ब्लैक बक दो और स्टेट्स का स्टेट एनिमल है। वन इज पंजाब, भाई पंजाब तो याद रहेगा, हरियाणा पंजाब आस पड़ोस के देश हैं। एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इनका स्टेट फ्लावर क्या है? वो है लोटस, लोटस। और बर्ड क्या है? बर्ड कौन सी है? फ्रैंकोलिन, फ्रैंकोलिन ये स्टेट बर्ड है। तो प्लीज़ ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखो इसमें कह रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अवॉर्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है। और ये अवार्ड किस चीज़ में दिया जाता है? फिल्म्स में दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन सिनेमा के थे तो फिल्म्स में दिया जाएगा। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1969 में। ठीक उसी साल जब इसरो शुरू हुआ था, 1969 में ही इसरो शुरू हुआ था। और पहला अवार्ड किनको मिला था? तो ये मिला था देविका रानी जी को, देविका रानी जी को। और इस बार 2024 में जो अवार्ड हुए थे वो थे 70th दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स। और किन किन को मिले थे ये अवार्ड्स? तो बेस्ट फिल्म का मिला था जवान को, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का मिला था 12th फेल को, बेस्ट एक्टर का किन को मिला था? शाहरुख खान को, एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का मिला था ओपनहाइमर को। नाउ अब आप ये देखो कि इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, जैसे ये तो हो गया नेशनल लेवल पर हमारा दादा साहिब फाल्के अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? दैट इज द ऑस्कर्स, ऑस्कर्स। तो ऑस्कर्स को और क्या कहा जाता है? ऑस्कर्स को अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। अकेडमी अवार्ड्स कहाँ दिए जाते हैं? ये लॉस एंजलिस में, डॉल्बी थिएटर, डॉल्बी थिएटर। तो ये याद रखना, ये पूछ सकता है। और फर्स्ट अकेडमी अवार्ड्स कब दिए गए थे? 1929 में। और पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ये जीता था? वो थे भानु अथैया, भानु अथैया। और अभी जो थे इस बार 96th अकेडमी अवार्ड दिए गए थे, 96th अकेडमी अवार्ड दिए गए थे। और इसी में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स ओपनहाइमर ने जीते थे। ओपनहाइमर मूवी थी एक। ठीक है, अब जिस तरह से ये मूवीज़ के लिए होता है उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक होता है एमी अवार्ड। तो एमी अवार्ड होता है टीवी सीरियल्स के लिए। ठीक है, एक होता है टोनी अवार्ड, तो वो किस लिए होता है? वो होता है थिएटर के लिए। ठीक है, और एक होता है ग्रैमी अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, ये होता है म्यूज़िक के लिए। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश डायमंड से रिलेटेड है तो कर्नाटका किस चीज़ से रिलेटेड है? अब देखो मध्य प्रदेश में डायमंड काफ़ी फेमस है, मतलब मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ की पन्ना माइंस जो हैं ये फेमस है, पन्ना। तो यहाँ डायमंड बहुत मिलते हैं। और इसी तरह कर्नाटका में जो है गोल्ड के लिए, गोल्ड की खदानें हैं, गोल्ड यहाँ पर मिलता है। तो आंसर तो गोल्ड हो जाएगा। और गोल्ड की खदानें कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल द हट्टी माइंस, द सेकंड वन इज़ द कोलार गोल्ड फील्ड, द केजीएफ जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। और भी अलग अलग अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका एक लावा माइन है गोल्ड की, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में, झारखंड में। और एक है सोनभद्र माइन, सोनभद्र गोल्ड माइन, जो कि यूपी में। ठीक है, तो ये सब अलग अलग माइंस है। तो आंसर हो गया गोल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉपर, कॉपर की माइंस कहाँ पर हैं? कॉपर एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 29। और इसकी माइंस कहाँ पर हैं? एक तो है भाई खेतड़ी में, राजस्थान में, सिंहभूम में, सिंहभूम झारखंड में, देन बलाघात माइंस मध्य प्रदेश में, और मलालखंड माइंस ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना आप। और प्लैटिनम का, अब अगर हम प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम? दैट इज 78। और सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। तो ये सब याद रखना है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, यहाँ का
स्टेट एनिमल कौन है? दैट इज द बारासिंगा। बारासिंगा। द स्टेट बर्ड इज इंडियन पैराडाइज। पैराडाइज। और स्टेट ट्री हो गया बैनियन ट्री। और फिश हो गई महाशीर। महाशीर। और यहाँ के सीएम कौन हो गए? मोहन यादव। मोहन यादव इज द सीएम। और गवर्नर हो गए मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। नाउ इसी तरह, ठीक इसी तरह कर्नाटका में जो स्टेट एनिमल हो गया दैट इज द एलिफेंट, द इंडियन एलिफेंट। और यही इंडियन एलिफेंट दो और स्टेट्स का एनिमल है। और किस किस का है? एक तो है झारखंड का और एक है केरला का। तो केरला, कर्नाटका, झारखंड यहाँ का है स्टेट एनिमल। देन स्टेट बर्ड इज द इंडियन रोलर, और यू कैन से कॉल इट पैलेपेट्टा। और ये और कहाँ की है? और ये तेलंगाना की भी स्टेट बर्ड है। ठीक है। देन स्टेट ट्री, ये आपको पता होना चाहिए, ये सैंडलवुड ट्री है, चंदन की लकड़ी। और एक टाइम पर इसको काफ़ी स्मगल करा गया, इससे काफ़ी मुनाफा कमाया गया। देन स्टेट फ्लावर जो है, नाउ इट हैज़ बीन बैंड। नाउ स्टेट फ्लावर जो है दैट इज़ द लोटस। और ये लोटस जो है इट इज़ ऑल्सो द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। हरियाणा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये हरियाणा का भी है। तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द सीएम ऑफ हरियाणा? इट्स सिद्धारमैया। एंड द गवर्नर इज थावर चंद गहलोत। अब देखिए, बोल रहा है कि उड़ीसा ऑफन फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू साइक्लोन्स। यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। और देखो यहाँ पे कौन कौन से साइक्लोन आ चुके हैं। देखो, एक 1999 में यहाँ पर एक सुपर साइक्लोन आया था, वो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्मफुल साइक्लोन था। देन उसके बाद एक साइक्लोन फैनी आ चुका है। देन एक साइक्लोन यास आ चुका है। ठीक है, यास। और एक साइक्लोन जवाद आ चुका है। और एक साइक्लोन आ चुका है गुलाब। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ साइक्लोन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट उड़ीसा, उड़ीसा का स्टेट जो सीएम है, स्टेट के मिनिस्टर हैं, वो हैं मिस्टर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? बीजू जनता दल, बीजेडी। और कब से ये वहाँ पर हैं? बीजू जनता वहाँ के सीएम 2000 से। तो 2000 से लगातार वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है, उड़ीसा का स्टेट एनिमल जो है वो कौन है? तो दैट इज़ द सांभर डियर। सांभर डियर। और स्टेट बर्ड कौन सी है? दैट इज़ द ब्लू जे। और ट्री, अगर स्टेट का ट्री बोले तो अशोक का पेड़। और रेप्टाइल जो है वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कहाँ पर मिलते हैं ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल? कौन से नेशनल पार्क में? तो दैट इज़ द भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क। और उड़ीसा में एक ख़ास बात और है कि उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ हुआ था। और कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम। ये पूछे कलिंग स्टेडियम कहाँ है? तो दैट इज़ इन भुवनेश्वर, ब्यूटीफुल स्टेडियम। और कहाँ हुआ था? राउरकेला में। राउरकेला में। तो इन दो जगह जो है हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। अब देखो और बता देते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में नेशनल पार्क्स हैं। तो कितने नेशनल पार्क हैं? दो नेशनल पार्क हैं। वन इज़ द भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड द अदर वन इज सिमलीपाल। ठीक है, नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व कितने हैं यहाँ पर? तो दो ही टाइगर रिजर्व हैं। एक तो हो गया सिमलीपाल और एक हो गया सतकोसी। ठीक है, दो टाइगर रिजर्व हो गए। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। 1973 में। और अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, इनके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती भी बहुत ज़्यादा जगह हैं। तो एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी सतकोसिया, एक हो गया भीतरकनिका। जो नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही है। ठीक है, भीतरकनिका। एक हो गया सिमलीपाल। एक हो गया चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है सॉल्ट वाटर लेक है।
और एक हो गया नंदन कानन, इट्स इन भुवनेश्वर। और एक हो गया गाहिर मत्था। ये जो देखो गाहिर मत्था याद रखना, इट इज़ फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स। और यही जो था मैस्कॉट था हमारे हॉकी वर्ल्ड कप का। ठीक है, एक हो गया कारलापट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोठागढ़, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक हो गया सुहाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर देम। ठीक है, इनको ध्यान याद रखने की कोशिश करना। अब इन सब के बाद एक कुछ डैम्स देख लेते हैं। डैम्स कौन कौन से हैं? हीराकुड डैम ऑन द महानदी रिवर। ठीक है, और एक है बली मेला डैम, बली मेला डैम। ठीक है, और एयरपोर्ट के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो एक ही है। ठीक है, तो कौन सा है? भुवनेश्वर एयरपोर्ट। और उसका नाम क्या है? उसका है बिजू पटनायक एयरपोर्ट, बिजू पटनायक एयरपोर्ट। एक है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है झारसुगुड़ा में, झारसुगुड़ा में। इट इज़ एन इंटरनेशनल इट इज़ अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, नॉट इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उड़ीसा में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, यहाँ पर टूरिज़्म काफ़ी है। तो टूरिस्ट प्लेसेस में एक तो सन टेम्पल कोणार्क हो गया, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, यू मस्ट विजिट इट। एक हो गया लिंगराज टेम्पल, ठीक है, लिंगराज टेम्पल। एक उदयगिरी खंडगिरी केव्स। ठीक है, और भुवनेश्वर को जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द लेक्स, यहाँ पर कंजिया लेक है, हीराकुड लेक है, ठीक है, इंद्रावती लेक है, सॉल्ट लेक है। सो ऑल दिस इज अबाउट उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज यू कैन। ठीक है, और इसमें से कुछ भी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको थॉरली स्टडी करिए। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा PQRST में से लाइटेस्ट है वेट में। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्यूज का वेट जो है वो P से तो कम है, ठीक है, और S से भी कम है। तो S यहाँ भी हो सकता है मेरा, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लाइटेस्ट पे बात करनी है। तो लाइटेस्ट तो अभी तक Q है, एंड S ऑल्सो, S का वेट जो है वो T से ज़्यादा है। तो T यहाँ कहीं आ रहा होगा, या तो T यहाँ आ रहा होगा, या T यहाँ आ रहा होगा, और T देखो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन बन गई। तो अभी मैं ये नहीं बता सकता कि यार क्या है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। R का वेट Q से ज़्यादा है लेकिन T से कम है। अब अगर R जो है वो Q से ज़्यादा है, ठीक है, और T से कम है, तो यहाँ इसके नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर इसके नीचे R आ गया, अब देखो R को Q से ज़्यादा ही रखना है आपको, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगी। हाँ, क्योंकि वो T से भी कम हो, वो R Q से ऊपर हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो R का वेट अगर Q से ऊपर है तो R यहाँ आ सकता है, और T से कम है। तो अगर T से कम होगा तो उससे ये पॉसिबिलिटी, ये तो पक्का हो जाएगा कि T ऊपर है कहीं। तो इसका मतलब लाइटेस्ट क्या आ जाएगा मेरा? Q आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 से मुझे क्या पता चल रहा है? सफिशिएंट ये पता चल रहा है कि सबसे लाइट वेट किसका है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है द टू साइड्स होल्डिंग द राइट एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल आर 3 and 4। तो ये एरिया ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा? अब देखो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल तो नहीं बन रहा, चलो राइट एंगल बनाते हैं इसको। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी टू साइड्स जो हैं वो 3 और 4 ये हैं। अब इसका सरकम सर्कल कैसे निकलेगा? देखो सरकम सर्कल होता है जो इसको सम सरकमस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह से कर रहा होगा। अब तुम इस पर ध्यान दो कि ये पूरा क्या है, ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये इतना मेरा क्या होगा? रेडियस। अब आप ये देखो अगर ये 3 4 है तो ट्रिपलेट बनता है, तो ये पूरी हाइपोटेनस क्या होगी मेरी? 5 होगी। अगर ये पूरी 5 है तो इसका आधा जो होगा वो मेरा रेडियस होगा, वो कितना होगा? 2.5। अब वो क्या पूछ रहा है? एरिया। एरिया कैसे निकलता है? πr²। तो मेरा रेडियस कितना आ गया? 2.5। तो इसमें लगा लो फॉर्मूला, पाई इंटू
6.25, क्योंकि 25 का 6.25 होता है, तो 6.25 पाई मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 27 - 38, अब ये कितना हो जाएगा, -15, 15 - 15 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 रह जाएगा। 38 - 46 कितना दे देगा, -8 दे देगा। और तो ये हो जाएगा 27 माइनस माइनस का 8 मतलब 27 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा 35। आंसर मेरा आ गया 35। ठीक है, देखो इस सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 5/8 गिव्स 1। तो x प्लस 5/8 अगर 1 दे रहा है तो 1 माइनस 5/8 करूँगा तो मुझे वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 3/8 आ रहा है। अब आप देखोगे यार 3/8 तो कहीं आ नहीं रहा, लेकिन इसको यहाँ पर ही नहीं छोड़ना है। आप देख लो यार, इसी को अगर आप काटोगे 2 से तो 3/8 दे देगा। इसका मतलब आंसर क्या है, यही है। तो ये मल्टीपल में भी आपको आंसर दे सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके दे सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3 4 करके वैसे भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। देखो इस सवाल में बोल रहे हैं ना, कंप्यूटर गेम अ बिल्डर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 आवर्स व्हाइल डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिशन इट इन 14 आवर्स। तो इनका एलसीएम ले लो। ये ए जो है ये बिल्ड करता है कितने, 10 घंटे में, और बी जो है डिमोलिश करता है कितने में, 14 घंटे में। तो इनका एलसीएम मैंने ले लिया 70। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 7, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई -5। माइनस इसलिए क्योंकि डिमोलिश कर रहा है। अब दोनों ने इनिशियली वर्क करा और 7 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर हटाया गया। अब 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 2 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है भाई, 7 - 5 आएगा ना, तो 7 घंटे में कितना कर लेंगे, 14 यूनिट काम। तो 70 में से 14 हटा दो, कितना बचेगा, 54। अब ये 54 काम जो है ये खाली ये करेगा क्योंकि हमने डिस्ट्रॉयर हटा दिया, तो डिवाइड बाई 7 कर लो, है ना। सॉरी, ये 56 रहेगा, ये 56 रहेगा, तो यह जाएगा 8 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे तो ये आ गए। ठीक है, और 7 घंटे तुमने पहले करा था, दोनों ने मिलकर करा था, तो टोटल कितना काम किया, 15 घंटे। तो 15 घंटे क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है क्रिप्टन का वो 36 है। क्रिप्टन, वो कह रहा है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 सेल्स होते हैं KLMN। ठीक है, और इसमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये अकोमोडेट कर सकता है, उसका फार्मूला होता है, वो होता है 2n², जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। ये जैसे फर्स्ट शेल है, पोजीशन ऑफ शेल, फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने आ सकते हैं, 2 × 1², 2। इसमें कितने आ सकते हैं, 2 × 2² मतलब 8। इसमें कितने आ सकते हैं, 2 × 3² मतलब 18। और इसमें कितने आ सकते हैं, 32। अब देखो वो क्या कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 36 है। तो भाई 2 तो यहाँ आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये भी पूरा भर गया, 10। अब बचे कितने, भाई 10 हो गए, 26 अभी बच रहे हैं, तो 26 में से 18 मैंने फिर यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब कितने बच गए, 8 बच गए, तो 8 अब मैं यहाँ कर दूंगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया। अगर और ज़्यादा होते ये भी 32 तक तो ये ले ही सकता है। ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि द मेन कॉज ऑफ रैंसिडिटी इन फूड इज इन द। तो देखो रैंसिड जो होता है मतलब सड़ जाते हैं फूड, तो किस वजह से सड़ते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट डू वी डू, हम ये जो पैकेट्स होते हैं इसमें एक गैस फिल करते हैं, दैट इज द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ताकि ये इनमें ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। तो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें हम क्या भर के रखते हैं, नाइट्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो -261 -380, माइनस इंटू माइनस प्लस दे देगा, +521 +821, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस दे देगा। तो आप पहले इन प्लस वालों को जोड़ लो सबको, कितना आएगा, 1 2 3 6 8 9 1 4 6 1। अब इन माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 1 -641। तो 1461
सॉरी 61 नहीं होगा, ये 63 होगा। 1463 माइनस 641, तो कितना आ जाएगा? 822। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 822। ठीक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब परीक्षा IQ, ताकि इस रेलवे सीरीज से संबंधित नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको जल्द ही मिल जाए। और अगर आप और भी एग्ज़ाम्स लाइक NVS ASO और यूपी पुलिस और भी स्टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी परीक्षा IQ से जुड़े रहें, क्योंकि उन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोस भी जल्द ही इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू ऑल।